नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग कर रहे थे बीएसटी के सेट्स जो मॉडल पेपर चेक द्वारा जारी किए गए हैं टर्म 2 के लिए आप लोगों का। तो उन्हीं सेट्स के हम लोग सोल्यूशन बना रहे थे। हम लोग सेट 1 के जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं सभी तरह के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हैंड रिटन आंसर्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है, वीडियोज़ के थ्रू। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बीएसटी का जो सेट 2 है, सेट 2 के हम लोग जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, यानी जो 3 अंकीय प्रश्न हैं, उनको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने बीएसटी का सेट 1 का जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं, उनका सोल्यूशन मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो इस वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं जो जितने भी सेट 2 के शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन। और मैं आपको आंसर्स इस तरह से दिया हूँ, इस फॉर्मेट में दिया हूँ कि आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ इसको मतलब लिख देंगे तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो सबसे अच्छा लगेगा या फिर रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप जितने भी हम लोग का क्वेश्चन उसमें। तो पहला प्रश्न है कि एक अच्छे ब्रांड नाम में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। और अगला प्रश्न है हम लोग का उपभोक्ता संरक्षण के महत्व की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण के किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख करें। अगला प्रश्न है उपभोक्ता का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के मध्य कोई 3 अंतर बताइए। 13वां क्वेश्चन है औपचारिक संदेशवाहन की 3 विशेषताओं को लिखिए। और जो 14 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया वो है संगठन के लिए अभिप्रेरण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 अंकीय प्रश्न है। इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने एग्जाम में। मैंने सभी प्रश्नों के सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है और अच्छी तरह से उन्हें लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसके आंसर्स में चलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए आप। तो हम लोग आगे हैं बीएसटी के सेट 2 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में, यानी उनके आंसर्स में। तो हम लोग का पहला प्रश्न था, यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो था कि एक अच्छे ब्रांड नाम में कौन कौन से गुण होना चाहिए, यानी एक जो ब्रांड है, ब्रांड नाम में क्या क्या विशेषता होना चाहिए, गुण होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग को पूछा गया है। तो देखिए चलिए हम लोग आंसर्स की शुरुआत करते हैं कि उत्पादकों द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए प्रयोग किया जाने वाला व्यापारिक चिन्ह क्या कहलाता है, ब्रांड कहलाता है। ब्रांड क्या है, जो उत्पादक अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही व्यापारिक चिन्ह क्या कहलाता है, ब्रांड कहलाता है, ठीक है। तो एक अच्छे ब्रांड के निम्न गुण होना चाहिए। तो पहला गुण है साधारण एवं सूक्ष्म, ठीक है। तो ब्रांड नाम कैसा होना चाहिए, साधारण होना चाहिए तथा सूक्ष्म होना चाहिए, जिसे सरलता से याद रखा जा सके, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा 3-4 लाइन का आप ब्रांड नेम रखना मतलब किसी प्रकार से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो साधारण हो, छोटा हो, ठीक है, जिससे आसानी से हम लोग याद कर सके, ठीक। अगला है आकर्षक होना चाहिए। तो ब्रांड नाम जो होता है वो आकर्षक होना चाहिए, जिसे सुनने एवं बोलने में मधुर लगे, यानी अच्छा लगे, जैसे टाटा, बाटा, ठीक है। तो ये सब जो ब्रांड नेम है इसको सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, मतलब ब्रांड नाम जो होना चाहिए आपको आकर्षक होना चाहिए, ठीक है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि मितव्ययिता, मितव्ययी यानी इकोनॉमिक होना चाहिए। तो एक अच्छा ब्रांड में जो मितव्ययिता का गुण होना चाहिए, अर्थात उसे छापने या छपवाने में अधिक व्यय ना करना पड़े, मतलब केवल उसको छपवाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अगर कॉस्ट मतलब खर्चा कर देंगे तो इससे हम लोग का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो हम लोग का एक अच्छा ब्रांड क्या होना चाहिए, अच्छा ब्रांड एक मितव्ययी प्रकार का होना चाहिए, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हम लोग को ना करना पड़े। तो ये 3 पॉइंट हम लोग को लिखने हैं, 3 नंबर के प्रश्न है, तो 3 से ज़्यादा पॉइंट हम लोग नहीं लिखेंगे। और चूँकि हम लोग के पास टाइम लिमिटेड है तो हम लोग क्वेश्चंस के आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि उस सीमित समय में हम लोग जितना भी क्वेश्चन है हम लोग को बनाने हैं, सबके आंसर हम लोग दे पाएँ, ठीक है। और टू द पॉइंट लिखेंगे, 3 अंक के प्रश्न है तो 3 पॉइंट देके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता संरक्षण के महत्व की व्याख्या करें, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए
आंसर्स की शुरुआत करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला महत्व है शोषण से रक्षा। ठीक है, शोषण से रक्षा। तो उपभोक्ताओं को व्यवसायियों की शोषण प्रवृत्ति से रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण महत्वपूर्ण है। जितने भी उपभोक्ता हैं उनको व्यापारियों की और व्यवसायियों की जो शोषण प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति से बचाने के लिए हम लोगों का उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, अगला हम लोग बिंदु लिख सकते हैं कि अधिकारों के प्रति जागरूकता। जो उपभोक्ता का अधिकार है उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए हम लोग को उपभोक्ता संरक्षण जरूरी है। तो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, तो जितने भी उपभोक्ता हैं उनको उन्हीं के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण क्या है, जरूरी है या फिर महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि जान माल की क्षति से बचाने के लिए। देखिए, जो अगर प्रोडक्ट गलत रहेंगे, मिलावट वाले रहेंगे, तो इससे उपभोक्ताओं की जान माल की क्षति होगी। तो उपभोक्ताओं को उनकी जान माल की क्षति से बचाने में उपभोक्ता संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अगर नहीं रहेगा तो जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनमें किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, जिससे वो सामानों में मिलावट करेंगे, गलत सामान देंगे, ठीक है, ख़राब सामान देंगे, जिससे उपभोक्ताओं के जान माल की क्षति हो सकती है। तो उस क्षति से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम जो है होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि नियंत्रण के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। नियंत्रण की किन्हीं 3 विशेषताएं लिखना है, तो सीधा बोल दिया कि 3 ही लिखना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो चलिए हम नियंत्रण के 3 विशेषताएं लिखते हैं। तो नियंत्रण के निम्न विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है सतत प्रक्रिया। ठीक है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलता रहता है। नियंत्रण हमेशा चलते रहता है, जब तक संस्था चलेगी नियंत्रण का कार्य चलते रहता है। तो नियंत्रण क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि सभी स्तरों पर लागू है। ठीक है, नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों, चाहे उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो या निम्न स्तर हो, सभी स्तरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रबंध का कोई भी स्तर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा स्तर हो, मध्य स्तर हो या फिर छोटा स्तर हो, सभी स्तरों में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, जो नियंत्रण है किसका महत्वपूर्ण कार्य है, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो नियोजन, संगठन तथा निर्देशन की भांति नियंत्रण भी एक प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार हम लोग 3 पॉइंट यानी 3 जो विशेषता है नियंत्रण के लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता का क्या अर्थ है। ठीक है, कंज्यूमर कौन है, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता देखिए, उपभोक्ता से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो प्रतिफल के बदले में माल या सेवा का उपभोग करता है। ठीक है, तो उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रतिफल के बदले, मतलब उसके बदले में कुछ चुकाता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, माल या फिर सेवा का उपभोग करता है। ठीक है, तो उपभोक्ता वही है जो प्रतिफल के बदले वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। जो उपभोग करता है वही उपभोक्ता है। ठीक, इस प्रकार उपभोक्ता को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, माल का उपभोक्ता, और दूसरा है सेवा का उपभोक्ता। माल का उपभोक्ता किसको कहते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी माल का उपभोग करता है, किसी उत्पाद का उपभोग करता है, वो क्या कहलाएगा, माल का उपभोक्ता कहलाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को उपभोग करता है, ठीक है, बहुत सारे सेवाएं भी हम लोग को दी जाती है। तो अगर प्रतिफल के बदले हम लोग किसी सेवा का उपभोग करते हैं तो हम लोग सेवा का उपभोक्ता हैं, अगर माल का उपभोग करते हैं तो माल का उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग का क्वेश्चन जो पूछा गया था उपभोक्ता कौन है, तो उपभोक्ता वही व्यक्ति है जो किसी भी वस्तु या फिर सेवा का उपभोग करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोग को विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के मध्य 3 अंतर बताना है। विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय, तो मैंने बुक से जो अंतर है उससे क्लिक कर लिया है। देखिए बहुत अच्छा दिया गया है। तो अंतर का आधार दिया गया है, विज्ञापन दिया गया और व्यक्तिगत विक्रय दिया गया है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला अंतर का आधार क्या है, व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत, कौन पर्सनल है और कौन इम्पर्सनल है। देखिए जो विज्ञापन है वो अव्यक्तिगत होता है, मतलब किसी खास एक व्यक्ति के लिए विज्ञापन नहीं किया जाता है। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय जो है क्या होता है, वो व्यक्तिगत विक्रय होता है, मतलब व्यक्तिगत होता है। किसी खास पर्सन, किसी फिक्स आदमी के पास जाके अब उसको मतलब विक्रय से संबंधित जानकारी देते हैं या फिर अपना सामान सेल करने की कोशिश करते हैं, तो व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है। जो व्यक्तिगत विक्रय हो व्यक्तिगत है, लेकिन जो विज्ञापन हो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सामान्य होता है, सभी के लिए होता है। ठीक, अगला अंतर का आधार है क्षेत्र।
तो अगला अंतर का आधार है क्षेत्र यानी स्कोप। देखिए विज्ञापन का क्षेत्र क्या होता है, वो व्यापक होता है, लेकिन जो व्यक्तिगत विक्रय है इसका क्षेत्र क्या होता है, अपेक्षाकृत सीमित होता है। विज्ञापन चूँकि सामान्य के लिए किया जाता है उसमें सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में किसी एक व्यक्ति एक समूह के लिए हम लोग व्यक्तिगत विक्रय करते हैं। तो व्यक्तिगत विक्रय का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, लेकिन विज्ञापन का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। ठीक है, अगला अंतर का आधार है गति यानी स्पीड। इसमें संदेश तीव्रता से ग्राहकों तक पहुंचता है। जो विज्ञापन है, विज्ञापन में संदेश जो है वो काफ़ी तीव्रता से ग्राहकों तक पहुंचता है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है, इसमें संदेश पहुंचने की गति अत्यंत धीमी होती है। ठीक है, अगला अंतर का आधार है देखिए शंकाओं का समाधान, रिमूवल ऑफ डाउट्स। जो उपभोक्ताओं में डाउट होते हैं, कस्टमर्स में जो डाउट होते हैं उनका समाधान किस में क्या होता है, उसके आधार पर हम लोग एक अंतर को लिख सकते हैं कि विज्ञापन में शंकाओं का तुरंत समाधान संभव नहीं है। ठीक है, विज्ञापन में जितने भी हमारे दिमाग में डाउट रहते हैं, कस्टमर के दिमाग में डाउट रहते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उन समस्याओं का यानी उन शंकाओं का समाधान तुरंत नहीं हो पाता है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में सभी शंकाओं का समाधान तुरंत हो जाता है। ठीक, व्यक्तिगत विक्रय में चूँकि आप पर्सनल टू पर्सनल अवेलेबल रहते हैं, तो जितने भी मन में शंकाएं हैं उनको उसी समय पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो शंकाओं का समाधान विज्ञापन में तुरंत नहीं हो पाता, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में तुरंत हो पाता है। ठीक है, अगला अंतर का आधार है लोचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। तो कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो विज्ञापन में लोच का अभाव होता है। ठीक है, विज्ञापन में लोच का अभाव होता है, जैसा विज्ञापन कराना फिक्स रहता है उसी प्रकार से विज्ञापन होता है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय जो है पूर्णतः लोचदार होता है। और जो व्यक्तिगत विक्रय करेगा वो पर्सन टू पर्सन परिस्थिति के हिसाब से अपने नियमों में मतलब अपने तरीक़ों में परिवर्तन ला सकता है, मतलब लोच ला सकता है। ठीक है, तो जो विज्ञापन है उसमें लोच का अभाव होता है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में पूर्णतः लोचदार होता है, पूरा लोचदार होता है। कभी भी किसी भी तरह से आप परिवर्तन उसमें कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक, देखिए अगला अंतर का आधार है लागत यानी कॉस्ट। तो विज्ञापन अपेक्षाकृत सस्ता है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय महंगा है, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन या फिर ग्रुप टू ग्रुप आपको विक्रय करना पड़ता है, तो ये काफ़ी महंगा प्रोसेस है। लेकिन जो विज्ञापन है तो व्यक्तिगत विक्रय से वो अपेक्षाकृत सस्ता है। ठीक, अगला अंतर का आधार हम लोग लिख सकते हैं कि तुरंत विक्रय। किसमें तुरंत विक्रय होता है, तो विज्ञापन में तुरंत विक्रय का अभाव होता है। विज्ञापन में तुरंत विक्रय संभव नहीं है। विज्ञापन होगा, कस्टमर के दिमाग में उस प्रोडक्ट के प्रति कुछ इच्छाएं होगी, वो जो कस्टमर है वो जाएगा, प्रोडक्ट देखेगा, पसंद आएगा, फिर वो खरीदता है। ठीक है, व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है, तुरंत विक्रय हो जाता है। जैसे ही आप आगे वाले को जो आपके कस्टमर है उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। ठीक, अगला अंतर का आधार हम लोग लिख सकते हैं कि माध्यम मीडियम। ठीक है, तो विज्ञापन का माध्यम क्या है, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, तो ये सब के द्वारा विज्ञापन किया जाता है। ठीक है, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा। आजकल तो चूँकि डिजिटल आ गया, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे एड्स आते रहे हैं, तो विज्ञापन का वो एक माध्यम है। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में विज्ञापन कैसे होता है, मतलब माध्यम क्या है, तो व्यक्तिगत विक्रय में विक्रय करता ही है माध्यम, एकमात्र माध्यम, वही सामान बेचता है, तो वही एक माध्यम है व्यक्तिगत विक्रय का। अगला अंतर हम लोग लिख सकते हैं प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। तो इसमें ग्राहकों की प्रतिक्रिया का तुरंत कुछ पता नहीं चलता है, विज्ञापन कैसा रहा, सही नहीं रहा, इसके बारे में हम लोग को तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में जो उसकी कला आर्ट है उसके बारे में हम लोग को तुरंत प्रतिक्रिया फीडबैक मिल जाता है कि कैसा है कैसा नहीं है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि उपयुक्तता। देखिए विज्ञापन विपणन से ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि यह सीधे उपभोक्ता को आकर्षित करता है। ठीक है, जो विज्ञापन है वो विपणन से ज़्यादा लाभदायक है। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है आपके ऐड देखते हैं, आपके विज्ञापन देखते हैं, और अगर उससे सेटिस्फाई है तो आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है कि यह उस स्थिति में ज़्यादा लाभकारी है जब वस्तु फुटकर व्यापारी हो, डीलर हो, मतलब छोटे स्तर पर जो हम लोगों का व्यक्तिगत विक्रय है वो ज़्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, तो हम लोगों का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, और दिया गया है कि औपचारिक संदेश वाहन के 3 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो औपचारिक संदेश वाहन की जो विशेषताएं उनको हमको लिखना है। तो पहला हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए औपचारिक संदेश वाहन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता होगा लिखित संदेश वाहन, यानी जो रिटर्न होता है, जो मैसेज होता है वो रिटर्न होता है। ठीक है, देखिए औपचारिक संदेश वाहन में संदेश लिखित रूप में होता है, मतलब औपचारिक संदेश वाहन में जितने भी हम लोगों को जो मैसेज रहते हैं वो रिटर्न रहते हैं। ठीक,
अगला हम लोग बिंदु लिख सकते हैं कि निश्चित मार्ग, यानी एक फिक्स मार्ग रहता है संदेश आदान प्रदान के। ठीक है, देखिए औपचारिक संदेश वाहन में संदेश किस रास्ते से जाएगा इसका मार्ग पहले से ही निश्चित रहता है, यानी निश्चित मार्ग से संदेश का आदान प्रदान होता है, औपचारिक संदेश वाहन है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि अधिकृत एवं औपचारिक सूचना, ऑथराइज्ड और जो सूचना होती है औपचारिक होती है। देखिए इसमें केवल अधिकृत एवं औपचारिक सूचनाओं का ही आदान प्रदान किया जाता है, अन्य सूचनाओं का आदान प्रदान इसमें नहीं होता। मतलब फालतू या फिर गैर जरूरी सूचनाओं का आदान प्रदान औपचारिक संदेश वाहन में नहीं किया जाता है। इसमें केवल वही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है जो अधिकृत हो एवं औपचारिक हो। ठीक है, तो औपचारिक संदेश वाहन की 3 विशेषताएं हैं। लिखित संदेश रहता है, निश्चित मार्ग होता है और अधिकृत एवं औपचारिक सूचनाओं का ही आदान प्रदान किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है, संगठन के लिए अभिप्रेरण किस प्रकार महत्वपूर्ण है। संगठन के लिए जो मोटिवेशन है वो क्यों जरूरी है, क्यों क्या महत्व है संगठन में इसका, इसके बारे में हम लोगों को पूछा गया है। तो किसी संगठन के लिए अभिप्रेरण के निम्न महत्व हैं। पहला महत्व होगा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। ठीक है, तो अभिप्रेरण कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा जागृत करता है, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो अभिप्रेरण के द्वारा क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको उनके अंदर कार्य करने की इच्छा जागृत की जाती है, जिससे क्या होता है वो अच्छे से कार्य करते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्यों की प्राप्ति में अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन जो है सहायक है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग, जो मानव साधन श्रम वगैरह लगे हुए हैं तो उनका अधिकतम से अधिकतम उपयोग किसके द्वारा संभव है, तो मोटिवेशन के द्वारा संभव है, अभिप्रेरण के द्वारा ही संभव है। देखिए अभिप्रेरण के द्वारा कर्मचारियों की आंतरिक योग्यता का विकास कर उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है, यानी जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी आंतरिक योग्यता का विकास किया जाता है, उनके जो स्किल्स हैं उनको पूरी तरह से इम्प्रूव किया जाता है, उसके बाद उनका उपयोग किया जाता है, जिससे कि मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि कार्य संतुष्टि। ठीक है, वर्क सेटिस्फैक्शन। तो अभिप्रेरित कर्मचारी पूर्ण लगन एवं निष्ठा एवं कुशलता से कार्य करते हैं, जिससे उन्हें कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है। तो आपको कार्य संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब आप अपना सर्वस्व लगा के उस काम के प्रति मतलब कार्य करते हैं, अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी कुशलता से। ठीक है, पूर्ण लगन से किसी कार्य को जब आप करेंगे तो उसके बाद जो कार्य होता है उस पर आपको संतुष्टि मिलती है। तो अभिप्रेरण के द्वारा कर्मचारियों को पूरी तरह से अभिप्रेरित किया जाता है, जिससे वे अपनी पूर्ण इच्छा, लगन और निष्ठा से कार्य करते हैं। तो उसके बाद जो कार्य परिणाम आता है उससे वो पूरी तरह से कार्य मतलब संतुष्ट होते हैं, यानी कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है अभिप्रेरण के द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग 3 बिंदु लिख सकते हैं कि पहला है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, दूसरा है मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग और तीसरा है कार्य की संतुष्टि। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशंस देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।